Welcome in this lecture. In this lecture, I am going to discuss about absorption, distribution, metabolism, and excretion. What is absorption? Absorption is movement of the unchanged drug from its site of administration into the circulation. एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ड्रग को हम जहाँ इंजेक्ट करते हैं वहाँ से वह सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है, हमारी सर्कुलेशन, बॉडी की सर्कुलेशन ही ब्लड में जाता है। अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ पे हम इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुए बिना ड्रग का सर्कुलेशन तक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तो वो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन? फर्स्ट वन इज एक्वस सॉल्युबिलिटी। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें से एक बहुत कॉमन फैक्टर है एक्वस सॉल्युबिलिटी। हमने देखा है कि जो सिरप है वो उसका अब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। जब हम कोई ड्रग सिरप के फॉर्म में लेते हैं तो उसका इफेक्ट हमें जल्दी दिखाई देता है। वहीं पे जब हम कोई ड्रग टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड मटेरियल के फॉर्म में लेते हैं, तो उसका इफेक्ट हमें धीरे धीरे दिखाई देता है, क्योंकि जब हम किसी ड्रग को सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका पहले डिजोल्यूशन होगा एक्वियस फेज में, उसके बाद ही उसका एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, अगर स्पेशली अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका वाटर फेज के साथ डिजोल्यूशन होना चाहिए। आफ्टर दैट वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो ड्रग वाटरी सॉल्यूशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, वाटरी सॉल्यूशन के फॉर्म में दिए जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है। एंड द ड्रग गिवन इन द सॉलिड फॉर्म मस्ट डिजॉल्व इन द एक्वियस बायोफेज बिफोर दे आर एब्जॉर्ब। फॉर पुअरली सॉल्युबल ड्रग, ऐसे ड्रग्स जिनका सॉल्युबलाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उनका जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब किस रेट से उनका डिसोल्यूशन होता है वाटर में, किस रेट से वो घुलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना होगा। एग्जाम्पल है ग्रीसियोफल्मीन एंड एस्पिरिन। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, ऑप्शंस में आ सकते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस में आएंगे। कीटोकोनाजोल डिजॉल्व्स एट लो पीएच, गैस्ट्रिक पीएच इज नीडेड फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। कीटोकोनाजोल एक ड्रग है जो कि लो पीएच पे ही डिजॉल्व होता है। तो लो पीएच पे डिजॉल्व होगा तो हमारे शरीर में लो पीएच कहाँ पे मिलेगा? गैस्ट्रिक एसिड में, स्टमक में, तो वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अगर ये बेसिक मीडियम में चला जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन बेसिक डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन का काफ़ी रोल होता है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। तो पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो जो ड्रग कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिए जाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन डाइल्यूट सॉल्यूशन की तुलना में अधिक होता है। देन एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, उतनी तेज़ी से ही एब्जॉर्प्शन होगा। वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, कितना ज़्यादा ब्लड, जहाँ पे हम ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे दे रहे हैं, जिस रूट से भी दे रहे हैं, वहाँ पे कितना ब्लड सप्लाई है, इस पर भी डिपेंड करता है कि ब्लड का एब्जॉर्प्शन कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ड्रग को जाना कहाँ है? सर्कुलेशन में। तो जितना ज़्यादा वेस्कुलरिटी होगा, जितना ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज होगी, सब ब्लड सप्लाई होगी, उतना ज़्यादा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कपड़ा सुखाते हैं तो जितनी तेज़ हवा चलेगी कपड़ा उतनी जल्दी सूख जाता है। बिल्कुल वैसे ही जहाँ हम ड्रग को इंजेक्ट किए हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, ब्लड का फ्लो है, तो ड्रग को वो जल्दी जल्दी उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हटाता जाएगा। तो इस तरह से ड्रग का अब्जॉर्प्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन एम्पटी स्टमक, खाली पेट लेने पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। प्रेजेंस ऑफ फूड, पेट में खाना खाने के बाद अगर कोई दवाई ले जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। एक्सेप्शन है होलोफेंट्रीन, जो कि एक एंटी मलेरिया ड्रग है। आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, आयनाइजेशन कितना होता है? क्योंकि आयनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। जितने भी ड्रग हैं वो अनआयनाइज फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर कोई ड्रग आयनाइज हो जाता है किसी मीडियम में तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो जो ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन अनआयनाइज स्टेट, सो आयनाइजेशन डिक्रीजेस ड्रग एब्जॉर्प्शन। आयनाइजेशन ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा क्योंकि ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होता है। लिपोफिलिसिटी, ज़्यादा अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक है तो वो मेम्ब्रेन से ही बाउंड हो जाएगा, वो मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं तो छोड़ के जाऊँगा ही नहीं, मेम्ब्रेन मुझे पसंद है, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। और बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग है, अगर बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो वो अपना मीडियम ही छोड़ के नहीं जाएगा, मैं बोलेगा मैं तो अपने वाटर के साथ ही रहूँगा, मैं तो जाऊँगा ही नहीं। तो ज़्यादा लिपोफिलिसिटी, ज़्यादा हाइड्रोफिलिसिटी दोनों ही एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है। इसलिए कोई भी ड्रग ना ज़्यादा लिपोफिलिक होना चाहिए ना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक, तभी उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो पाता है।
देन पीएच है, एसिडिक ड्रग्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं एसिडिक मीडियम में, यानी कि कोई एसिडिक ड्रग अगर हम ले रहे हैं तो उसका स्टमक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वहीं पे बेसिक ड्रग है तो वो ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होंगे बेसिक मीडियम में। जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन, बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे वे अनआयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ड्रग का एब्जॉर्प्शन अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही होता है। जहाँ पे ड्रग आयनाइज हो गया वहाँ पे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। Weakly acidic drug is ionized when pH of the solution is at least 2 pH unit greater than its pKa. pKa क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये किसी भी एसिड का कोई एसिड कितना किसी एसिड का एसिड स्ट्रेंथ कितना है ये बताता है, कोई एसिड कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है ये बताता है pKa, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। देन वीकली एसिडिक ड्रग आयनाइज होते हैं अनआयनाइज, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा समझिए। वीकली एसिडिक ड्रग जो है वो स्टमक एसिडिक पीएच पे अनआयनाइज फॉर्म में होंगे तो वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब होंगे स्टमक में, बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब होंगे इंटेस्टाइन में। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन के बाद कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में पहुंच गया, वहाँ से वह टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक जाएगा, वहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन, वहाँ पे फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद फिर वहाँ से फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस आएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आफ्टर रीचिंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन। So distribution can be defined as it is the reversible transfer of a drug between one compartment and another, or reversible transfer of a drug between the blood and the extravascular fluid and tissues. रिवर्सिबल इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई ड्रग अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड से वापस, ब्लड से जा रहा है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स बने, जो इनएक्टिव फॉर्म में बच गए, अपना इफेक्ट दिखाने के बाद जो कुछ बच गया वो वापस आता है ब्लड में और वहाँ से फिर वह एक्सक्रीट आउट हो जाता है। मतलब जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है जहाँ जहाँ पे वहाँ पे वो ले लेगा, उसके बाद उसको वापस वो रिटर्न करेगा, जो जो बच गया वापस आएगा ब्लड में और उसका एक्सक्रीशन होगा, इसलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। जो ड्रग वापस सर्कुलेशन में नहीं आते हैं वो ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इनटू विच अ ड्रग इज डिसॉल्व्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपरेंट इसलिए कहा गया क्योंकि हम एग्जैक्टली ये नहीं नाप सकते कि किस टिश्यू में कितना ड्रग गया, इसलिए हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की, प्लाज्मा में ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है उसकी मदद से ये अंदाज़ा लगाते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू कि जो ड्रग है वो बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्योंकि ड्रग तो कई टिश्यूज़, कई ऑर्गन्स, कई सेल तक जाएगा तो हमारे हर एक सेल में तो मेज़र कर नहीं सकते कितना है, इसीलिए हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन की हेल्प से निकालते हैं। ये हाइपोथेटिकल ही होता है, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते एक्यूरेटली कि कितना ड्रग डिजॉल्व है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वीडी, ये याद रखिएगा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के लिए 1000 मिलीग्राम ड्रग हमने इंजेक्ट किया, इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया किसी को, 1000 मिलीग्राम ड्रग हमने इंजेक्ट किया, यानी 1000 मिलीग्राम ड्रग कहाँ पे है, सर्कुलेशन में है, यानी कि प्लाज्मा में है। स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव करने प्रोड्यूसेस स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ 50 mg पर लीटर। तो जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरे सर्कुलेशन में पहुंच गया, उसके बाद उसका स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कितना आया, 50 mg पर लीटर, मतलब 1 लीटर प्लाज्मा में 50 mg ड्रग है। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 लीटर। यहाँ पे हम हल कर लेंगे, इसी से सॉल्यूशन निकालेंगे इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के। द टोटल इंजेक्टेड ड्रग इन द बॉडी इज 1000 mg एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इज 50 mg पर लीटर आफ्टर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ना, मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने, पूरे प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जो हमारी बॉडी में कितना जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1000 अपॉन 50 इज इक्वल टू 20 लीटर। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 20 लीटर। देन मेटाबॉलिज्म ऑल्सो नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम बायोट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायोट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी के अंदर ड्रग का केमिकल चेंज, ड्रग में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है।
प्राइमरी ड्रग मेटाबॉलिज्म साइट इज लीवर, याद रखिएगा लीवर मेजर ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का, और प्राइमरी ऑर्गन है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। और बाकी के और हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लंग्स एंड प्लाज्मा है, यहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, लेकिन मेन प्रोसेस लीवर में ही होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन में लीड टू इनएक्टिवेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण क्या क्या हो सकता है, इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो एक्टिव ड्रग हमने लिया है वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। वहीं पे एक्टिव जो हम इनएक्टिवेशन में क्या होता है, जो हम एक्टिव फॉर्म में ड्रग ले रहे हैं वो उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, उसके बाद जो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बचे वो जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। देन सेकेंड है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग, जो एक्टिव मेटाबोलाइट एक्टिव ड्रग हम ले रहे हैं उससे एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, उसके बाद फिर उसका फेज 2 ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यहीं पे फेज 1 फेज 2 वाला कॉन्सेप्ट आता है। देन तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग, इनएक्टिव ड्रग यानी प्रो ड्रग, कोई भी ड्रग जब हम इनएक्टिव फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम प्रो ड्रग कहते हैं। प्रो ड्रग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी फार्मेसी में, इसी की मदद से बहुत सारी मेडिसिन बनी है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम पूरा इसी पे बेस्ड है। तो इनएक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा, फिर अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये 3 चीज़ें होती है बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनने का कुछ कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कुछ पहले एक्टिव ड्रग का देख लीजिए। मॉर्फिन है वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुआ, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेफोटेक्साइम एंड डेसटाइल सेफोटेक्साइम, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। एलोप्यूरिनॉल एलोजेंथीन में कन्वर्ट होगा, एंड प्रोकेनामाइड कन्वर्ट होगा एन एसिटाइल प्रोकेनामाइड में, प्रीमिडोन कन्वर्ट होगा फिनोपार्बिटोन, और विनाइल मिथाइल मेलोनामाइड, और डाइजेपाम, ये इंपॉर्टेंट है, डाइजेपाम डेस मिथाइल डाइजेपाम, और या फिर ऑक्साजेपाम। डिजिटॉक्सिन कन्वर्ट होता है डाइजॉक्सिन में, एंड इमिप्रामीन कन्वर्ट होगा डेसिप्रामीन में, एमिलीट्रिप्टाइलिन कन्वर्ट होगा नॉरट्रिप्टाइलिन में, कोडीन मॉर्फिन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोनोलेक्टोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायूरेटिक का है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पाइरोनोलेक्टोन एक डायूरेटिक है, ये कार्निनोन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, मतलब ये स्पाइरोनोलेक्टोन काम करता है कार्निनोन के फॉर्म में ही काम करता है बॉडी में। कार्निनोन अभी भी रिसेंट ईयर्स में ही आया है क्वेश्चन। और लोसार्टन कन्वर्ट होगा E3174। देन प्रो ड्रग वाला जो इनएक्टिव ड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लीवोडोपा है डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लीवोडोपा इज इटसेल्फ नॉट एक्टिव, इट कैन नॉट वर्क इन द बॉडी विदाउट कन्वर्टिंग इन द डोपामीन। देन एनालाप्रिलेट में कन्वर्ट होगा। देन अल्फा मिथाइल डोपा है, अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। डिपिवेफ्रिन है एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। प्रोगुआनिल है साइक्लोगुआनिल में कन्वर्ट होगा। क्लोपिडोग्रेल है थायोल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट होगा। बेकाम्पिसिलिन है एम्पिसिलिन में कन्वर्ट होगा, मतलब एम्पिसिलिन का जो इनएक्टिव फॉर्म है क्या है बेकेम्पिसिलिन। सल्फासेलाजीन है 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। साइक्लोफॉस्फामाइड है एल्डोफॉस्फामाइड में कन्वर्ट होगा या फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड में कन्वर्ट होगा। एक्रोलाइड भी है और फ्लोरोयूरेसिल है फ्लोरोयूरिडीन में कन्वर्ट होगा। मर्केप्टोयूरिन है मिथाइल मर्केप्टोयूरिन और राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। एसाइक्लोवीर है एसाइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ये सारे याद रखने हैं ना आपको, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और जो मैंने स्टार मार्क किया उसको तो एकदम याद रखना है आपको, ये सारे याद करने पड़ेंगे। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 क्या कहलाता है, नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। नाम से ही आपको याद रखना है, नॉन सिंथेटिक मतलब यहाँ पे कोई सिंथेटिक प्रोसेस नहीं होगा। फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कह रही हूँ तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स का या तो फंक्शनल ग्रुप जनरेट होंगे या एक्सपोज होंगे, कोई सिंथेटिक प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड है सिंथेटिक
रिएक्शन या फेज 2 रिएक्शन को सिंथेटिक रिएक्शन या कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉन्जुगेशन नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जो रेडिकल्स हैं वो कॉन्जुगेट होंगे ड्रग के साथ। तो फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल है, कार्बोक्सिल है, एल्डिहाइड है या NH2 है, SH है, ये जनरेट होंगी या एक्सपोज होंगे। एंड मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव। फेज 1 में क्या हो सकता है, मेटाबोलाइट एक्टिव भी हो सकता है या फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। उसके बाद फेज 2 है, इसमें हमेशा जो बनेगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन के बाद वो इनएक्टिव ही होगा, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। बायोट्रांसफॉर्मेशन का मेन पर्पस एट द एंड क्या रहेगा, एक्सक्रीशन। एन एंडोजिनस रेडिकल इज कॉन्जुगेटेड टू द ड्रग in this phase 2 reaction. Metabolite is mostly inactive. Exception glucuronide conjugate of morphine and sulfate conjugate of minoxidil. ये एक्टिव रहते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को याद रखिएगा। ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन एंड सल्फेट कॉन्जुगेट ऑफ मिनोक्सिडिल ये एक्टिव रहते हैं, याद रखिएगा। लिपोफिलिक नॉन पोलर, यहाँ पे हमारे मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस क्या है, जो लिपोफिलिक नॉन पोलर ड्रग हैं उनको वाटर सोल्यूबल बनाना। जो ड्रग हम लिपोफिलिक फॉर्म में ले रहे हैं, जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, उनका एक्सक्रीशन मुश्किल होता है, इसलिए हम यहाँ पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस करता है बॉडी, जिसके थ्रू जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट विद द हेल्प ऑफ किडनी इन यूरिन। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेसेस हैं, फेज 1 फेज 2, दो रिएक्शंस होते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म में, फेज 1 फेज 2। और लीवर इसका मेन ऑर्गन है जहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन, इन सब जगहों पे भी होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं। देन फेज 1 में क्या होता है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकता है या एक्टिव मेटाबोलाइट भी बन सकता है। इनएक्टिव मेटाबोलाइट डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट होगा, अगर एक्टिव मेटाबोलाइट बना है तो उसका फेज 2 रिएक्शन होगा। फेज 2 रिएक्शन से इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा और एक्सक्रीशन होगा। एक्सेप्शन, कुछ एक्टिव मेटाबोलाइट भी बनते हैं कई ड्रग्स के कारण, कई ड्रग्स से। ग्लूकोरोनाइड है, मॉर्फिन, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट है, मॉर्फिन मॉर्फिन का ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेट, ये एक्सेप्शंस हैं, इनको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शन आ सकते हैं, मतलब फेज 1 रिएक्शन में क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन सिंपली ऑक्सीडेशन जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ी हैं वही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या निगेटिवली चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर हाइड्रोक्सिलेशन, oxygenation at carbon, nitrogen and sulfur atom, and nitrogen or oxo dealkylation, and then oxidative deamination etc. तो ये सारे ऑक्सीडेशन में होते हैं। ऑक्सीडेटिव reactions are mostly carried out by a group of monooxygenase in the liver. ऑक्सीडेशन रिएक्शन लीवर में पाए जाने वाले मोनोऑक्सीजनेजेस के मदद से होता है। मोनोऑक्सीजनेजेस क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्लास का एंजाइम है। देन फाइनल स्टेप जो होते हैं साइटोक्रोम, जो फाइनल स्टेज होता है ऑक्सीडेशन में, उसमें इन्वॉल्व होते हैं साइटोक्रोम P450 हीम प्रोटीन एंड NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंड मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ये सारे ऑक्सीडेशन के फाइनल स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं। साइटोक्रोम P450 क्या है, ये आइसो एंजाइम है। देन more than 100 cytochrome P450 isoenzyme differing in liver affinity for various substrate drugs। बहुत सारे टाइप के साइटोक्रोम P450 पाए जाते हैं, ये ऑक्सीडेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, किसी भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो साइटोक्रोम्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। साइटोक्रोम P450 के अलावा और बहुत सारे हैं, CYP3, A4 and A5। तो ये दे कैरी आउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स। नियरली 50% जो ड्रग हैं वो इसी साइटोक्रोम के द्वारा मेटाबोलाइज किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये लीवर में पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट मेटाबोलिज्म एट द इंटेस्टाइन। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो साइटोक्रोम P3A4 और साइटोक्रोम P3A5,
ये दोनों जो साइटोक्रोम हैं वो इंटेस्टाइन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। CP2D6 मेटाबोलाइजेस 20% ड्रग। वहाँ पे साइटोक्रोम P3A4 किसको कितने क्या क्या मेटाबोलाइज कितने परसेंट ड्रग को मेटाबोलाइज करा था? 50%। इससे क्वेश्चन आया था। और साइटोक्रोम P2D6 ये 20% ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है। साइटोक्रोम P2C8 और साइटोक्रोम P2C9 मेटाबोलाइज करता है मोर देन 15 ड्रग्स को और इसमें ऐसे ड्रग्स शामिल हैं जिनका नैरो सेफ्टी मार्जिन है। अगला है साइटोक्रोम P2C19 मेटाबोलाइजेस मोर देन 12 ड्रग्स फ्रीक्वेंटली यूज ड्रग्स हैं उनको मेटाबोलाइज करता है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। साइटोक्रोम P1A1 और साइटोक्रोम P1A2 ये इम्पॉर्टेंट होते हैं इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोकार्सिनोजेंस, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं उनके एक्टिवेशन में के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, साइटोक्रोम P2E1 फॉर्मेशन ऑफ माइनर मेटाबोलाइट ऑफ फ्यू ड्रग्स नोटेबली हेपेटोटॉक्सिक N-acetyl benzoquinonimine फ्रॉम पैरासीटामोल। ये इंपॉर्टेंट है ना याद रखिएगा, पैरासीटामोल बहुत कॉमन ड्रग है और पैरासीटामोल के कारण जो टॉक्सिसिटी हो सकती है, हेपेटिक टॉक्सिसिटी, उसके लिए साइटोक्रोम P2E1 रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। NABQI शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिएगा, इतना लंबा नाम याद ना हो पाए। N-acetyl benzoquinonimine, अगर ये याद ना हो तो NABQI करके याद रख लीजिएगा। पैरासीटामोल के कारण जो हेपेटिक टॉक्सिसिटी होती है उसमें ये फॉर्म होता है। उसके फॉर्मेशन में क्या मदद करता है? CYP2E1 साइटोक्रोम एंजाइम। Then major drugs are metabolizing cytochrome P450 isoenzyme in the human with their important substrate drug inhibitors and inducers. तो ये हैं, ये पूरा याद रखना पड़ेगा। साइटोक्रोम P450 जो आइसोएंजाइम है अलग अलग टाइप के, उनके सबस्ट्रेट ड्रग्स कौन से हैं, मतलब किन किन ड्रग्स को ये मेटाबोलाइज करता है, उनके इनहिबिटर्स कौन से हैं, कौन से ड्रग इन साइटोक्रोम्स को इनहिबिट करते हैं, और इनके इंड्यूसर्स कौन हैं, कौन से ड्रग इन साइटोक्रोम्स को इंड्यूस करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इन एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं और इनहिबिट करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड होता है, जितने बहुत सारे ड्रग्स का जो मैकेनिज्म है इन्हीं पे बेस्ड होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Then we have reduction reaction. In the phase 1 reaction we also have reduction reaction after oxidation. Reduction reaction, removal of oxygen or addition of hydrogen. Drugs primarily reduce क्लोरोहाइड्रेट, क्लोरमफेनिकॉल, हेलोथेन और वारफेरिन। ये सारे जो ड्रग्स हैं इनका रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू ही मेटाबॉलिज्म होता है, फेज 1 रिएक्शन में होता है। ये सारे फेज 1 रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। देन हाइड्रोलिसिस है, क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय टेकिंग अप अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से ऐड होके ये एसिड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कहाँ पे होता है? लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा और दूसरे टिश्यूज़ में होता है। हाइड्रोलाइज ड्रग, कौन कौन से ड्रग हाइड्रोलिसिस शो करते हैं? कोलिन ईस्टर्स हैं, प्रोकेन है, लीडोकेन है, प्रोकेनामाइड है, एस्पिरिन है, इंडोमेथासिन है, कार्बामेजेपिन है, पॉक्साइड है, पेथिडीन है, ऑक्सीटोसिन है। ये सारे जो ड्रग्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये ड्रग्स अभी आप क्लासेस के हिसाब से भी समझेंगे, लेकिन अभी से इसको याद रखें ताकि आगे जब आप पढ़ेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से आते हैं। जनरल फार्मेकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। साइक्लाइजेशन रिएक्शन है, सिंपल है। साइक्लाइजेशन कहने का मतलब है साइकिल का फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उससे साइक्लिक कंपाउंड बनना साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या, इसके क्या एग्जांपल है? साइक्लोगुआनिल प्रोगुआनिल से साइक्लोगुआनिल बनना हमने देखा था ना अभी थोड़े टाइम पहले। प्रोगुआनिल एक प्रो ड्रग है जो जिसका साइक्लाइजेशन होगा फिर वो साइक्लोगुआनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा। डीसाइक्लाइजेशन, ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल।
डिसाइक्लाइजेशन मतलब जो साइक्लिक ड्रग हैं उनको रिंग फॉर्म में कन्वर्जन होता है। ये इसका एग्जांपल है बारबिट्यूरेट्स है, फिनेंटोइन है। जो ज़्यादातर जो साइक्लिक ड्रग हैं वो ये वाला रिएक्शन शो करेंगे। देन सिंथेटिक रिएक्शंस हैं। सिंथेटिक रिएक्शंस में कॉन्जुगेशन ऑफ द यानी फेज 2 रिएक्शंस, कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग और फेज 1 मेटाबोलाइट विद द इंडोजेनियस सबस्ट्रेट और derived product from carbohydrate or amino acid to form a polar highly ionized organic compound easily excreted in urine और bile। तो इसका ये वाले रिएक्शन में मेन पर्पस होता है कि ऐसा कॉन्जुगेट फॉर्म करें जो पोलार हो यानी कि इजिली वाटर सॉल्युबल हो और आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो अल्टीमेटली सिंथेटिक रिएक्शन का मेन पर्पस होता है ऐसा कंपाउंड फॉर्म करना जिसका एक्सक्रीशन ईजिली बॉडी से हो सके, यूरिन और बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है सिंथेटिक रिएक्शन के लिए। सिंथेटिक रिएक्शन है ऑफकोर्स, सिंथेटिक मतलब कि एनाबॉलिक रिएक्शन है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होगा। रिएक्शंस आर फास्टर देन फेज़ 1 रिएक्शन। फेज़ 1 की तुलना में ये तेज़ी से होगा क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कॉन्जुगेशन होना है, मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा एनर्जी ले लेके। तो इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन है। इसमें कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ये पूछा जा सकता है। यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज ग्रुप का ये एंजाइम इसमें काम आता है। कंपाउंड विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर इजीली कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूकोरोनिक एसिड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें इस तरह का रिएक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं मतलब कौन कौन से जो ड्रग्स हैं वो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन शो करेंगे। क्लोरामफेनिकॉल है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल भी ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन शो करता है, याद रखिएगा। डायजेपाम है एंड लोराजेपाम है, मॉर्फिन है, मेट्रोनिडाजोल है। दीज आर द ड्रग्स विच विल शो ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। नॉट ओनली ड्रग्स बट एंडोजिनस सबस्ट्रेट ऑल्सो यूटिलाइजेज द सेम पाथवे। केवल हम ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ड्रग के अलावा जो इंडोजिनस सबस्ट्रेट हैं जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी यही पाथवे यूटिलाइज करते हैं, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे को इस्तेमाल करते हैं। बिलिरुबिन है, कौन कौन से एग्जांपल्स याद रखिएगा। बिलिरुबिन है, स्टेरॉयडल हार्मोन है, थायरोक्सिन है। दीज आर द एंडोजिनस सबस्ट्रेट दैट यूटिलाइजेस द ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि बिलिरुबिन पे कौन सा एंजाइम काम करता है, तो क्या एग्जांपल आएगा। चूंकि बिलिरुबिन ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन शो करता है तो ये यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करता है। बिलिरुबिन आपको पता होगा बाइल में पाया जाता है, बाइल पिगमेंट है। बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, स्टेरॉयडल हार्मोन, थायरोक्सिन, ये सब ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ये सब याद रखिएगा ना, एक एक पॉइंट मैं जो निकाली हूँ, एक एक पॉइंट लिखी हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। ग्लूकोरोनाइडेशन इंक्रीजेस मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग। ग्लूकोरोनाइडेशन में मॉलिकुलर वेट ड्रग का इंक्रीज होता है तो उसका एक्सक्रीशन जो है वो फास्टर आसानी से हो जाता है बाइल में। मॉलिकुलर वेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है जो और दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो आके ड्रग से जुड़ जाते हैं तो वेट मॉलिकुलर वेट बढ़ता है, आसानी से इसका एक्सक्रीशन बाइल में हो जाता है। ड्रग ग्लूकोरोनाइड एक्सक्रीटेड इन बाइल कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द गट। The liberated drug is reabsorbed and undergoes the same fate. Enterohepatic cycling कहते हैं इसको। It prolongs its action. Phenylephrine, oral contraceptives। तो ये जो ड्रग्स हैं वो उनका इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग होता है, मतलब ये बाइल में जो एक्सक्रीट हुआ वो वापस से गट के बैक्टीरिया के थ्रू कुछ उसका हाइड्रोलिसिस वगैरह होगा, देन इट विल बी अगेन रीअब्जॉर्ब बाय द सेम प्रोसेस। मतलब ये वापस इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ से फिर रीअब्जॉर्ब होगा, सर्कुलेशन में जाएगा, फिर सेम प्रोसेस इसका होगा, मतलब सेम साइकिल ये चलता रहेगा। फिर ये लिवर में आएगा, फिर यही प्रोसेस होगा। तो इससे क्या होगा, ड्रग का जो एक्शन है वो और लंबा चलता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसको एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसी तरह से अपना एक्शन शो करते हैं। देन एसिटाइलेशन है। एसिटाइलेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एसिटाइल कोई एन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस। इसमें भी ट्रांसफरेजेस ग्रुप के एंजाइम काम आते हैं, याद रखिएगा। एसोसिएटेड विद जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म।
तो इस ग्रुप के जो एंजाइम्स हैं वो जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म से एसोसिएटेड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि विच ग्रुप ऑफ एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जांपल में ऑप्शंस में ये सब दे दिया रहेगा। कंपाउंड्स हैविंग अमीनो और हाइड्रोलाइसिन रेजिड्यूज आर कॉन्जुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल को एंजाइम। तो ऐसे ड्रग कंपाउंड जिनमें अमीनो या हाइड्रोजीन रेजिड्यूज हैं वो उनका कॉन्जुगेशन होगा एसिटाइल कोए एंजाइम के साथ, और फिर ये कॉन्जुगेशन के बाद एक्सक्रीट आउट होंगे। तो इसके एग्जांपल्स है सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, पीएस एंड डेप्सोन, हाइड्रोलिजीन, क्लोनाजिपाम, प्रोकेनामाइड। ये सारे ड्रग हैं, अलग अलग क्लासेस के ड्रग हैं। आप इनको याद रखिएगा ना, मैं अभी से बोल रही हूँ, अभी स्टार्टिंग में याद कर लेंगे तो आपको एट द एंड जब आप इन ड्रग्स को पढ़ेंगे तो इसमें फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये ड्रग आपको पता है कि आइसोनियाजाइड है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका क्या काम होता है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, एसिटाइलेशन के थ्रू। तो आपको आसानी से समझ में आएगा एक्जैक्टली द ड्रग व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। मिथाइलेशन है एंजाइम, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मिथाइल ट्रांसफरेज। आसानी से याद हो जाएगा। द अमीनो एंड फिनॉल कैन बी मिथाइलेट एमीन्स एंड द एमीन्स एंड फिनॉल्स कैन बी मिथाइलेटेड बाय मिथाइल ट्रांसफरेज। तो जो ड्रग जिनमें ऐसे ड्रग जो जिनमें अमाइन ग्रुप है, फिनॉलिक ग्रुप है, उनका मिथाइलेशन होगा मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू। और मिथियोनिन एंड सिस्टीन एक्टिंग एज मिथाइल डोनर्स। मिथाइल डोनर्स के रूप में क्या काम करेंगे मिथियोनिन और सिस्टीन। यहाँ पे इस रिएक्शन में मिथियोनिन और सिस्टीन जो है मिथाइल डोनर के रूप में काम करते हैं, यानी मिथाइल ग्रुप डोनेट करने का काम करते हैं। तो मिथियोनिन और सिस्टीन में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, ये भी याद रखिए। अब ये कौन कौन से ड्रग हैं जो मिथाइलेशन शो करते हैं? एड्रेनलिन है, हिस्टामीन है, निकोटिनिक एसिड है, मिथाइल डोपा है, केटोप्रिल है, दीज एंड मर्केप्टोयूरिन है। दीज आर द ड्रग विच शो मिथाइलेशन। देन सल्फेट कॉन्जुगेशन है। सल्फेट कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा? सल्फो ट्रांसफरेजेस, SULTs, सल्फो ट्रांसफरेजेस। द फिनॉलिक कंपाउंड एंड स्टेरॉइड्स आर सल्फेटेड बाय SULTs। तो ऐसे ड्रग्स जिनमें फिनॉलिक ग्रुप्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, जो स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं, दीज विल शो सल्फेट कॉन्जुगेशन। और इसके एग्जांपल्स हैं क्लोरमफेनिकॉल, मिथाइल डोपा, adrenal and sex steroids. So these are the drugs which will show sulfate conjugation in phase 2 reaction. Glycine conjugation है, कौन सा एंजाइम शो करेगा? एसिटाइल कोए ग्लाइसिन ट्रांसफरेज। ड्रग्स हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आर कॉन्जुगेटेड विद ग्लाइसिन। तो ऐसे ड्रग्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाया जाता है वो ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट होकर ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो आप यहाँ पे आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला ड्रग दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं सैलिसिलेट्स हैं, निकोटिनिक एसिड हैं। दीज आर द ड्रग्स विच शो, दीज आर द कंपाउंड्स विच शो ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन एंड दिस इज नॉट द मेजर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन कोई बहुत बड़ा पाथवे नहीं है मेटाबॉलिज्म का, इट्स माइनर। ग्लूटाथायोन है, सिक्स्थ है ग्लूटाथायोन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा? ग्लूटाथायोन इज ट्रांसफरेज, GST। हमारा इंडिया वाला GST नहीं है, ग्लूटाथायोन इज ट्रांसफरेज ये एंजाइम है। GST फॉर्म्स मर्केप्टोयूरिन। जो ये ग्लूटाथायोन इज ट्रांसफरेज एंजाइम है वो मर्केप्टोयूरेट फॉर्म करता है, और ये भी माइनर पाथवे है मेटाबॉलिज्म का, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इससे पैरासीटामॉल का इसमें जो पैरासीटामॉल का कॉन्जुगेशन इसी के थ्रू होता है। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन पैरासीटामॉल शो करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे पैरासीटामॉल आ गया मतलब वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज पैरासीटामॉल इज बेसिक ड्रग, इनएक्टिव हाईली रिएक्टिव एंड क्विनोन्स और एपोक्साइड इंटरमीडिएट्स फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स का जो कॉन्जुगेशन, ऐसे ड्रग जो इनएक्टिव हाईली रिएक्टिव क्विनोन्स फॉर्म करते हैं या फिर एपोक्साइड इंटरमीडिएट्स फॉर्म करते हैं फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म के बाद, तो ऐसे ड्रग्स जो हैं वो ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन शो करेंगे। When large amount of such intermediates are formed,
in poisoning or after enzyme induction, glutathione supply falls short. Toxic adducts are formed with tissue constituent, रिजल्टिंग इन हिपेटिक एंड रीनल एंड अदर टिश्यू डैमेज। तो पैरासीटामोल में कहते हैं ना, जिनको लीवर का प्रॉब्लम है उनको पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पैरासीटामोल को लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिपेटिक जो लीवर को है उसको लीवर डैमेज करता है और रीनल टिश्यूज़ को डैमेज करता है। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स पैरासीटामोल शो करता है क्रोनिक यूज़ में, वो इसी कारण से होता है। जो ग्लूटाथायोन सप्लाई है वो बंद हो जाती है, तो फिर ये पैरासीटामोल का पूरा पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म में जो कंपाउंड बना था वो जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसका जो एक्यूमुलेशन होता है जिससे हिपेटिक टॉक्सिसिटी पैदा होती है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, मैंने कहा ना, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का समझ में आ जाएगा। देन राइबोन्यूक्लियोसाइडल न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है। दिस पाथवे इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ मेनी प्यूरिन एंड पायरामिडीन मेटाबोलाइट्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपीज। तो बहुत सिंपल सा पाथवे है। अगर आप प्यूरिन पायरामिडीन कंटेनिंग कोई ड्रग है तो उनका एक्टिवेशन इस पाथवे के थ्रू होगा। Then stereoisomers of drug may be metabolized differently at different rates. याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कोई ड्रग अगर आइसोमर्स के फॉर्म में आ रहा है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग रेट से होगा। जैसे कि एस वॉरफेरिन अगर हम ले रहे हैं तो उसका जो रिंग ऑक्सीडेशन है वो आसानी से बहुत तेज़ी से होगा। वहीं पे अगर हम आर वारफेरिन दे रहे हैं तो उस कंडीशन में वो स्लोली डिग्रेड होगा और साइक्लिक चेन रिडक्शन शो करेगा, धीरे धीरे साइक्लिक चेन में वो कन्वर्ट होगा। ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम्स ऑफ इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म कौन कौन से हैं? अल्कोहल है, जो अल्कोहल बाय डिहाइड्रोजिनेज, ये इंटरमीडिएटरी मतलब छोटे छोटे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू ये मेटाबोलाइज होता है। अल्कोहल बाय डिहाइड्रोजिनेज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलोप्यूरिनॉल बाय ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, सक्सिनाइल कोलिन एंड प्रोकेन बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टरेज, एड्रेनालिन बाय मोनोएमीन ऑक्सीडेज। तो ये जो छोटे छोटे कंपाउंड हैं, छोटे छोटे ड्रग्स हैं, ये इन एंजाइम्स के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, याद रखिएगा। ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कौन कौन से हैं? माइक्रोसोमल एंजाइम है, लोकेटेड ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन आ सकता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लीवर, किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड लंग्स। यहाँ पे पाए जाने वाले सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइक्रोसोमल एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा लीवर और किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और लंग्स में, और बॉडी के कई ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, लेकिन मेजर इनका लोकेशन है वो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और लंग्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आप जानते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेल्स में। देन एग्जाम्पल्स हैं मोनोऑक्सीजनेजेस, साइटोक्रोम P450, UGTS, UDP ग्लूकोरोनासाइड ट्रांसफरेज, UGT। सबसे पहला हमने जो ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन पढ़ा था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम एपॉक्साइड हाइड्रोजिलेज। दीज आर द एंजाइम्स विच आर फाउंड इन ER ऑफ लीवर, किडनी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये सब माइक्रोसोमल एंजाइम है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको माइक्रोसोम भी कहा जाता है, इसलिए माइक्रोसोमल एंजाइम्स। देन नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स present in cytoplasm and mitochondria of hepatic cell as well as in other tissues including plasma. नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम क्या है? ये साइटोप्लाज्म में पाए जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा सकते हैं, लीवर के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ना, एंड दूसरे टिश्यूज़ में भी पाए जा सकते हैं, प्लाज्मा में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि एस्टरेज है, माइडेज है, फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज है। एंड ज़्यादातर जो कॉन्जुगेट एंजाइम हैं वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, और वो
हिपेटिक सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू के अलावा जो बाहर दूसरे एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक में रेटिकुलम में पाए जाने वाले एंजाइम्स के अलावा, वो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स है. रिएक्शन कैटेलाइज्ड आर सम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑल कॉन्जुगेशन रिएक्शंस. तो इन रिएक्शंस को ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं, कैटेलाइज करते हैं. ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन में क्या यूज़ होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइसिल ट्रांसफरेज. यूडीपी ग्लूकोरोनाइसिल ट्रांसफरेज ग्लूकोरोनाइडेशन में यूज़ होता है, जो कि एक माइक्रोसोमल एंजाइम है. इसलिए ग्लूकोरोनाइडेशन किस एंजाइम के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाएगा, कैटेलाइज नहीं किया जाएगा. तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है. जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कौन से एंजाइम शो करते हैं, मैंने पहले बताया एसिटाइल ट्रांसफरेज हैं, सूडोकोलिनेस्टरेज हैं, ये जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं. हॉफमैन एलिमिनेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था. एक इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एन एंजाइम क्या कहलाता है, हाफमैन एलिमिनेशन. तो कौन सा ड्रग हाफमैन एलिमिनेशन शो करेगा, एंथ्राक्यूरियम है. इस पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शोज हाफमैन एलिमिनेशन. तो एंथ्राक्यूरियम इसका एग्जाम्पल है. मतलब ड्रग्स का इनएक्टिवेशन ऐसा प्रोसेस के थ्रू जिसमें एंजाइम रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता, केवल मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है, मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स इधर उधर होते हैं और कोई एंजाइम इसमें यूटिलाइज नहीं होता, तो वो हाफमैन एलिमिनेशन कहलाता है. ड्रग्स दैट इनहिबिट ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, कौन सा ड्रग किस मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को जो ड्रग कौन से जो ड्रग हैं वो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को, यानी ये एंजाइम जो कि फेज 1 फेज 2 रिएक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको इनहिबिट करता है. कौन कौन से ड्रग हैं उसको आप याद रख सकते हैं. ये जो ड्रग्स हैं जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करते हैं. अ ड्रग में बी सबस्ट्रेट एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ सम CYP आइसो एंजाइम. तो एक जो ड्रग है वो एक सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है साइटोक्रोम एंजाइम के लिए, साथ ही उसको इनहिबिट करने का भी काम कर सकता है. मतलब दो तरह से एक ड्रग एक्शन शो कर सकता है, या तो उसके लिए सबस्ट्रेट का काम करे और साथ ही उसको इनहिबिट भी करे. ऑन क्रोनिक डोजिंग द ओरल बायो अवेलेबिलिटी इज नियरली डबल्ड एंड टी हाफ यानी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज प्रोलॉन्ग बिकॉज इट इनहिबिट्स इट्स ओन मेटाबॉलिज्म. तो ड्रग ऐसे ड्रग क्या करते हैं, मतलब अगर कोई ड्रग को आप बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, तो अगर किसी ड्रग को आप लंबे समय तक लेते हैं तो ओरल बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, क्योंकि जो ड्रग है वो खुद का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करने लगता है, मतलब उसका एक्सक्रीशन लो हो जाएगा. तो उस ड्रग की जो हाफ लाइफ है, मतलब वो ज़्यादा समय तक बॉडी में रहेगा. देन अ ड्रग में ऑल्सो इनहिबिट वन आइसोएंजाइम वाइल बीइंग इटसेल्फ अ सबस्ट्रेट ऑफ अनदर आइसोएंजाइम. मतलब एक ड्रग जो है वो एक आइसोएंजाइम के लिए, एक साइटोक्रोम के लिए क्या काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा, और दूसरे को वो इनहिबिट करेगा. तो ऐसा भी होता है. तो क्विनीन इज एग्जाम्पल है इसका. क्विनीडीन है एक एंटी मलेरियल ड्रग. क्विनीडीन मेटाबोलाइज किया जाता है साइटोक्रोम P3A4 के द्वारा, लेकिन ये साइटोक्रोम P2D6 को इनहिबिट करता है. तो इस तरह से ये ड्रग काम करता है. मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग विथ हाई हिपेटिक एक्सट्रैक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लीवर ब्लड फ्लो लिमिटेड मेटाबॉलिज्म. एग्जाम्पल्स हैं प्रोपेनोलॉल रिड्यूसेस रेट ऑफ लिडोकेन मेटाबॉलिज्म बाय डिक्रीजिंग हिपेटिक ब्लड फ्लो. तो कई ड्रग कैसे काम करते हैं, लीवर ब्लड फ्लो को रिड्यूस करके भी काम करते हैं. जैसे ये प्रोपेनोलॉल है, वो लीडोकेन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, डिक्रीज करेगा, हिपेटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज करके. तो अगर किसी को आपने लीडोकेन दिया है उसका मेटाबॉलिज्म, और फिर प्रोपेनोलॉल भी देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जो लीडोकेन है उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, वो अपना इफेक्ट से शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोपेनोलॉल हिपेटिक ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है. Then extent of hepatic first pass metabolism of some important drug.
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी ड्रग हैं इन सबको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से ड्रग लो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कौन से हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। जैसे कि लो हेपेटिक कौन कौन से शो करते हैं, ये फिनोबार्बिटोन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है, टॉलब्यूटामाइड है, थियोफाइलिन है, पिंडोलॉल है, डाइजेपाम है, आइसोसोर्बाइट है, मोनो नाइट्रेट है। ये लो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। इंटरमीडिएट में एस्पिरिन, क्विनिडीन, डेसिप्रामीन, नॉन ट्रेप्टाइलिन, क्लोरप्रामाजीन, पेंटाजोसिन एंड मेटाप्रोलॉल, ये सब इंटरमीडिएट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और जो एकदम हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं उनको हम ओरली नहीं देख सकते, क्योंकि ओरली अगर देंगे तो ड्रग का हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी एक्सक्रीटेड आउट ईजली बिकॉज ऑफ द हाई हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कौन कौन से ड्रग है इंपॉर्टेंट है, ये आइसोप्रिनेलिन है, लिडोकेन है, हाइड्रोकार्टिसोन है, टेस्टोस्टेरोन है। इसको हम ओरली कभी नहीं देंगे। हाई ओरल डोज मतलब ऐसे ड्रग जो हाई मेटाबॉलिज्म तो शो, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं लेकिन एकदम हाई नहीं करते। मतलब आप अगर ऐसे ड्रग्स को दे रहे हैं तो उनका ज़्यादा डोज आपको देना पड़ेगा। ओरली अगर दे रहे हैं तो ज़्यादा डोज उस ड्रग का देना पड़ेगा, तभी हाइपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बहुत ओवरटेक कर पाएगा। प्रोपेनोलॉल है, एल्प्रिनोलॉल है, वेरापेमिल है, सॉल्ब्यूटामॉल है, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है, मॉर्फिन है, पेथिडीन है। दीज आर द ड्रग्स जिनको हम हाई ओरल डोज जिसका हम देते हैं पेशेंट को। देन एक्सक्रीशन का प्रोसेस आता है, दिस इज़ द फाइनल प्रोसेस। इसके बाद ड्रग चला जाएगा अपने रास्ते अपना फंक्शन पूरा करने के बाद। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इज द पैसेज आउट ऑफ सिस्टमिकली अब्जॉर्ब ड्रग। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो सिस्टमेटिकली यानी सिस्टमिकली जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जो ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है उसका एक्सक्रीशन, उसको शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन। मेजर साइट ऑफ एक्सक्रीशन इज किडनी, याद रखिएगा सबसे बड़ा एक्सक्रीशन का साइट क्या है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा बाइल है, इंटेस्टाइन से भी ये जो ड्रग्स हैं वो एक्सक्रीट आउट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स हैं, मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, बाइल के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। वीकली बेसिक ड्रग्स हैं उनका जो एक्सक्रीशन है वो सबसे उसका जो एक्सक्रीशन वो तेज़ी से होगा, क्योंकि वीकली बेसिक ड्रग क्या करेंगे, ये आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज ड्रग का एक्सक्रीशन तेज़ी से होगा। तो ये बात मैंने सबसे शुरू में बताई थी आपको। वीकली बेसिक जो ड्रग है अगर एसिडिक यूरिन है तभी ज़्यादा तेज़ी से एक्सक्रीट आउट होंगे ना, क्योंकि एसिडिक यूरिन में जो वीकली बेसिक ड्रग है दैट विल बी आयनाइज्ड इन आयनाइज्ड फॉर्म। रेट ऑफ एक्सक्रीशन इज इक्वल टू, मतलब कितनी तेज़ी से कितनी दर से कोई ड्रग एक्सक्रीट होगा उसको कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मतलब कितना जो ड्रग है वो फिल्ट्रेट हुआ किडनी से, और कितना जो ड्रग है वो फिल्टर हुआ, और कितना जो ड्रग है वो सिक्रीट हुआ। तो रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्लस रेट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मतलब जो ड्रग है वो वापस जितना ड्रग बॉडी में वापस आया उसको माइनस कर देंगे। तो जितना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से गया और जितना जिसका ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ सब मिला के अगर उसमें हम रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को माइनस कर दे तो हमें रेट ऑफ एक्सक्रीशन मिल जाता है। एक्सक्रीशन थ्रू किडनी अकर्स बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 3 प्रोसेसेस हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलर जो नेफ्रॉन है उसकी ग्लोमेरुलर जीएफआर से निकल दे आगे जाएगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है जो कि एक प्रेसी प्रोसेस है। जो हमारा ट्यूब्यूल है हेनरीज लूप वहाँ से कुछ ड्रग्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जो डीसीटी है वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में ड्रग जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है। देन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन जो एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ एक्टिवली ड्रग का एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा अगर होना रहेगा तो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहें तो इट डिपेंड्स ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ओनली अनबाउंड फॉर्म इज एक्सक्रीटेड, द ड्रग विच इज इन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड कांट बी फिल्टर्ड।
तो ऐसे ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किए हुए होते हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो सकते, याद रखिएगा। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग के एक्सक्रीशन को भी अफेक्ट करता है। रीनल ब्लड फ्लो है, GFR इंक्रीजेस विद इन रीनल ब्लड फ्लो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, बढ़ता है, जितना ज़्यादा जो रीनल ब्लड फ्लो है जितना ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से GFR बढ़ता है। द फिल्ट्रेशन कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है रीनल ब्लड फ्लो पे, कि रीनल ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा है, यानी किडनीज में ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है, 90% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स हैं वो वापस आ जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। इट डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी, नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड मोर। जो नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं यानी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल ड्रग हैं वो ज़्यादा आसानी से जल्दी एक्सक्रीट आउट होंगे। और आयनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, तो मैंने कहा ना जो वीकली एसिडिक ड्रग हैं वो वीकली बेसिक ड्रग्स हैं वो एसिडिक यूरिन में जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो हाईली आयनाइज्ड ड्रग्स हैं उनका एक्सक्रीशन जल्दी से होगा, क्योंकि हाईली आयनाइज्ड ड्रग है उनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। यूरिनरी पीएच ऑफ पार्शियली आयनाइज्ड ड्रग, जो पार्शली आयनाइज ड्रग है यानी कि वीक ड्रग्स हैं, वीक एसिड वीक बेसिक ड्रग्स हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है पीएच पे, कि यूरिन का पीएच कितना है। जो बेसिक ड्रग्स हैं उनका, वीकली बेसिक ड्रग्स हैं वो आयनाइज होंगे ज़्यादा एसिडिक पीएच पे, और उनका यानी कि एसिडिक यूरिन है तो उनका रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अगर एसिडिक ड्रग्स हैं और वो बेसिक जो यूरिन है उसका एल्कलाइन पीएच है तो उस कंडीशन में वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एल्कलाइन पीएच पे जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो आयनाइज फॉर्म में होंगे। उसके बाद आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। 2 टाइप्स ऑफ pumps present in proximal tubules. One is for acidic drug and the other one is for basic drugs. Only one drug can pass at a time. Then kinetics of elimination देखते हैं। कुछ एलिमिनेशन काइनेटिक्स हैं, जैसे हाफ लाइफ है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल आपको ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखना है कि द टाइम इन विच प्लाज्मा कंसनट्रेशन बिकम्स 50%, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग बिकम्स 50%। मतलब हाफ लाइफ वह समय होता है जब जो सर्कुलेशन में हमारा ड्रग है, प्लाज्मा में जो ड्रग है, जितना प्लाज्मा में ड्रग आया था उसका 50% ही बच जाता है, तो वो समय हाफ लाइफ कहलाता है। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, इसी फार्मूला से 0.693 इंटू वी डी क्या है, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पहले बताया था, और CL क्या है, क्लियरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो रेट ऑफ एलिमिनेशन और क्लियरेंस, रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम टी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ये फार्मूला एकदम याद रखना है। और याद रखिएगा कि हाफ लाइफ पे जो ड्रग है 50% एलिमिनेट हो चुका होता है, यानी कि 50% ड्रग प्लाज्मा में बचा रहता है। और अगर 2 हाफ लाइफ है हो गया तो उस कंडीशन में 75% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा, 20% लेफ्ट रहेगा। 3 हाफ लाइफ हो गया तो ये क्वेश्चन इसी पे आता है कि 3 हाफ लाइफ के बाद ड्रग का कितना ड्रग एलिमिनेट हो चुका रहेगा या कितना ड्रग प्लाज्मा में बचा रहेगा, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। 3 हाफ लाइफ पे 87.5% ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा, तो कितना बचे रहेगा, 12.5% ड्रग, मतलब 100 से आपको बस माइनस कर देना है। अगर 4 हाफ लाइफ हो गया किसी ड्रग का तो 93.7% ड्रग एलिमिनेट हो चुका रहेगा और केवल 6.25% ड्रग लेफ्ट रहेगा। 5 हाफ लाइफ हो गया तो 96.875% ड्रग एलिमिनेट हो चुका रहेगा, 3.152% ड्रग बचा रहेगा। और 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद तो ड्रग पूरी तरह से बॉडी से प्लाज्मा से निकल ही चुका रहता है। हाफ लाइफ ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स ये याद रख लीजिएगा। एस्पिरिन का 4 घंटा होता है हाफ लाइफ, मतलब 4 घंटा में एस्पिरिन 50% जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो चुका रहता है। हाफ लाइफ की हेल्प से ये डिसाइड करते हैं, डोजेस डिसाइड करते हैं कि किसी ड्रग को अगर हमें कांस्टेंट कंसंट्रेशन बनाए रखना है प्लाज्मा में तो उसको कितनी टाइम बाद देना है। फिर से एस्पिरिन जैसे 4 घंटे में 50% हो जाता है तो फिर उसका दूसरा डोज कब देना है, कि कब देना चाहिए, ये इसी से डिसाइड करते हैं। तो हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है डोजेस डिसाइड करने में। पेनिसिलिन जी है 30 मिनट में इसका 50% जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन है केवल 20 घंटे के बाद केवल 50% बचा रहता है। सिट्रीजिन है 10 घंटे हाफ लाइफ इसका। कैटोप्रील है 2 घंटे हाफ लाइफ है। डाइजोक्सिन है 40 घंटे हाफ लाइफ है। डिजिटॉक्सिन है 7 घंटे हाफ लाइफ है। तो जो जिनका हाफ लाइफ ज़्यादा रहेगा ना
अब उनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि ज़्यादा समय तक बॉडी में बचे रहेंगे, बॉडी में ज़्यादा टाइम समय तक अपने इफेक्ट दिखाते रहेंगे। तो इनके जिन हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, ड्रग की डोजेस उतनी कम होती जाएगी। मतलब जिस ड्यूरेशन में हम ड्रग को देंगे वो घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो ड्रग की डोजेस बढ़ती जाएगी, लेकिन जो जिस ड्यूरेशन में हम डोज देंगे वो घटती जाएगी, मतलब लंबा होते जाएगा ड्यूरेशन ड्रग डोजिंग का। फिनोबार्बिटोन है, 90 घंटे तक रहता है उसका, 90 घंटे में उसका 50% ही बॉडी में बचा रहता है। ग्रीसियोफल्मीन है, वो 24 घंटे में 50% हमारे एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। एसाइक्लोवीर है, वो 3 घंटे तक 3 घंटे में उसका 50% ही बॉडी में बचा रहता है। रेट ऑफ एलिमिनेशन है, द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी। ये रेट ऑफ एलिमिनेशन है, कितना ड्रग पर यूनिट टाइम में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, वो रेट ऑफ एलिमिनेशन है। क्लियरेंस होता है, द क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इज द theoretical वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। तो क्लियरेंस क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन है, और प्लाज्मा कंसनट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में ड्रग का कितना कंसनट्रेशन बचा है और कितना ड्रग एक्सक्रीट हुआ है, उसके रेशियो को हम क्लियरेंस कहते हैं। क्लियरेंस को के लिए और भी फॉर्मूला है, कंसनट्रेशन इन यूरिन इनटू यूरिन फ्लो अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ऑर्डर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। काइनेटिक्स तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा, फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे तो आपको ये जो काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब आपको पता रहना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में क्या क्या होगा, अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में एक बराबर अमाउंट में ड्रग एक्सक्रीट आउट होगा। जैसे 100 ग्राम ड्रग है, 1 घंटे बाद 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम ड्रग बचा, उसके बाद फिर वो 1 घंटे बाद फिर 25 ग्राम हो जाएगा, मतलब बराबर मात्रा में जो ड्रग है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन जितना ज़्यादा होगा, नहीं, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का जितना ज़्यादा इंक्रीज हो करेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ एलिमिनेशन इंक्रीज होगा। क्लियरेंस इज कांस्टेंट, क्लियरेंस कांस्टेंट रहेगा। टी हाफ इज कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स में टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोस्ट ऑफ द ड्रग फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, जो ज़्यादातर ड्रग्स हैं उनका एक्सक्रीशन इसी ऑर्डर के थ्रू होगा, मतलब वो इसी तरह का काइनेटिक शो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करेंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में टी हाफ कांस्टेंट होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखते हैं, कौन कौन से ड्रग हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं और क्या क्या होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम, वहाँ पे भी यही हो रहा था, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग वॉज एलिमिनेटेड। यहाँ पे भी यही हो रहा है कि 1 घंटे में अगर 20 ग्राम ड्रग एलिमिनेट हो रहा है तो दूसरे 1 घंटे में भी 20 ग्राम ड्रग ही एलिमिनेट होगा। तो 100 ड्रग है, अगर हमें लिए हैं, एब्जॉर्ब हुआ है, तो प्लाज्मा में है 100 mg ड्रग, तो 1 घंटे बाद उसका 80 mg बचेगा, 20 mg एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखते हैं 1 घंटे बाद अगले 1 घंटे में 60 mg हो जाएगा, यानी कि 20 mg फिर एलिमिनेट हो गए। तो इट विल बी कंटिन्यू अनटिल द ड्रग पूरा तरह से एलिमिनेट ना हो जाए। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लाज्मा कंसनट्रेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। वहाँ पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का उतना ज़्यादा उसका रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, इसीलिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ कांस्टेंट था, यहाँ पे टी हाफ यानी हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा हाफ लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर का आप देख सकते हैं ग्राफ, और ये ज़ीरो ऑर्डर का टाइम और एलिमिनेशन ड्रग के एलिमिनेशन यूनिट्स के बीच का ग्राफ है ये। इसमें कुछ इस तरह का रहता है, फर्स्ट ऑर्डर में, ज़ीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन रहता है। तो कौन कौन से ड्रग हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिनेंटोइन है, वारफेरिन है, अल्कोहल है, एस्पिरिन है, थियोफाइलिन है, टॉर्बिटामाइड, दीज आर द ड्रग विच शो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 4-5 ड्रग का नाम दे दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा 4 ड्रग का,
और पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग फॉलोज फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। आप इसको याद रखिएगा, फिनेंटोइन, वारफेरिन, एल्कोहल, एस्पिरिन, थियोफाइलिन, टॉल्बिटामाइड, को बहुत बड़ी चीज़ है, आसानी से याद हो जाता है। ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करेंगे। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन? व्हेन कांस्टेंट डोज ऑफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट interval of half life, then it would achieve steady state plasma concentration in up to in 4 to 5 half life. This is called steady state concentration. तो बार बार अगर हम एक कांस्टेंट अमाउंट में ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो एक समय आएगा कि प्लाज्मा में उसका ड्रग का कंसंट्रेशन एकदम नॉर्मल हो जाएगा, मतलब उतना ही कंसंट्रेशन हमेशा बचा रहेगा। तो हाफ लाइफ के को कैलकुलेट करके ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन निकालते हैं। स्टेडी स्टेट व्हेन इट इज़ अटेन द अमाउंट ऑफ डोज इन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज ऑन प्लेटियो, एंड दिस इज प्लेटियो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्यूमुलेशन। मतलब डोजिंग जो है वो इसी के ग्राफ के थ्रू निकाला जाता है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन का ग्राफ होता है उसके थ्रू। तो बस इतना याद रखिए, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं पता होना चाहिए, छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं आते रहेंगे आगे। लोडिंग डोज क्या होता है? इनिशियली लार्ज डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू अटेन द स्टेडी स्टेट क्विकली। तो जो स्टार्टिंग में हम जो ज़्यादा अमाउंट में डोज लेते हैं स्टेडी स्टेट को जल्दी से अचीव करने के लिए, वो क्या होता है? लोडिंग डोज कहते हैं उसको। Loading dose is governed by volume of distribution, and loading dose depends on apparent volume of distribution and desired drug concentration in the plasma. Loading dose किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, apparent वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ना, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, आप याद करिए डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, और कितना ड्रग हमें प्लाज्मा में, कितना ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में चाहिए, उसके हिसाब से हम लोडिंग डोज डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है मेंटेनेंस डोज। टू मेंटेन द plasma concentration smaller dose is given. Maintenance dose is governed by clearance और टी हाफ। मैंने कहा ना टी हाफ का बहुत यूज़ है, तो ये डोज डिसाइड करने में टी हाफ का रोल होता है, और क्लियरेंस का भी, रेट ऑफ एलिमिनेशन का भी रोल होता है। इन सब के लिए फार्मूलाज मैंने पहले से बता दिया। और लास्ट है टीडीएम, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। आप जब क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ते हैं तो टीडीएम को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी बाय मेजरिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज नोन एज टीडीएम। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत सारा ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन होता है, तो वैसे ड्रग को हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू देते हैं। मतलब उस प्रकार के ड्रग को अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका कॉन्स्टेंटली हम उसको मेज़र करते रहेंगे कि कितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग का, तो वो टीडीएम कहलाता है। डन फॉर द ड्रग हैविंग वाइड वेरिएशन इन फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टीडीएम किन ड्रग्स के लिए किया जाता है, तो फार्माकोकाइनेटिक वेरिएशन जिन ड्रग्स का ज़्यादा होता है उनके लिए हम टीडीएम करते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको होप कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन समझ में आ गया होगा। इससे बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा फार्माकोकाइनेटिक की। मैंने जितनी भी चीज़ें हैं, वैसे तो फार्माकोकाइनेटिक बहुत बड़ा है, बायोफार्मास्यूटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक की बहुत डिटेल स्टडी वहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उन सबको इंक्लूड कर दिया है। तो आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो इतना सफिशिएंट रहेगा फार्माकोकाइनेटिक के लिए। लेकिन हाँ, आप डिटेल स्टडी और करिए ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बायोफार्मास्यूटिक्स में जब आप फार्माकोकाइनेटिक पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि कोई ड्रग को खाना खाने के बाद क्यों प्रेफर करते हैं, कोई ड्रग को खाना खाने से पहले क्यों देते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं ड्रग की डोजिंग, ये सब आप फार्माकोकाइनेटिक में अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी फार्माकोडायनेमिक, और फार्माकोडायनेमिक के बाद इस तरह से आपका जनरल फार्माकोलॉजी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और बस पढ़ते रहिए। आपको आप जो भी कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको करना है। यू हैव टू गिव योर 100%, मोर देन 100%. यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर गोल, बिकॉज योर गोल इज योर गोल शुड बी एवरीथिंग फॉर यू। यू जस्ट हैव टू कीप स्टडिंग, कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। आपको खुद को मोटिवेट रखना है, पढ़ते रहना है, आपको परफॉर्मेंस चेक करना है, एमसीक्यूज़ वगैरह लगाए, सॉल्व करके देखते रहिए कितना आपका बन रहा है, क्या है, आपको खुद को इवेल्युएट करना है, और बस पढ़ते रहना है। तो और समझना बहुत ज़रूरी है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, समझेंगे तो याद होगी चीज़ें। तो इस तरह से बस
स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो लेक्चर की PDF नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं UG फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो आप उसको भी ज़रूर विजिट कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।